जो नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 जो कि आपकी 29 अप्रैल 2023 को होगा। उसी में जो 99% बच्चे फेल होते हैं गणित, यानी मैं आज गणित का यहाँ पर मॉडल पेपर आपको कराने जा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ। अगर आप इन सभी मॉडल पेपरों को करते हैं तो आपको परीक्षा में कोई भी रोक नहीं सकता। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे अगर हम पहले प्रश्न की बात करें, यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है परसेंटेज से है। एक व्यक्ति ने एक पुरानी कार 30,000 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये व्यय किए। यदि उसने पुरानी कार को 34,000 में बेच दिया हो तो उसे हानि कितनी होगी। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उस पर आने जाने का खर्चा अगर करते हैं या फिर मैं उसकी मरम्मत कराता हूँ, वो सब क्रय मूल्य के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूँ तो बच्चों देखिए 30,000 की ये खरीदी थी गाड़ी और उस पर उसने 10,000 रुपये और लगा दिए, तो कुल मिला के देखिए 40,000 की ये गाड़ी हमको पड़ गई। और 40,000 की गाड़ी उसको 34,000 में बेचा गया, तो उसको हानि परसेंटेज क्या होगा। तो आपने यहाँ पर देखा बच्चों, जो इसका क्रय मूल्य है वो है 40,000। ठीक है, अब बात करेंगे इसके विक्रय मूल्य की। ये कह रहा है 34,000 की इसको बेच दिया, तो निश्चित तौर पे इसको क्या हुआ, घाटा हुआ, यानी हानि होगी। कितनी हानि हुई, 6,000 रुपये की। तो हानि 6,000 रुपये है, क्रय मूल्य 40,000 रुपये है, तो इसका हानि प्रतिशत क्या होगा। क्योंकि हानि प्रतिशत में इसका फार्मूला बच्चों होता है हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। तो आप देखिए हानि इसकी कितनी है बच्चों, 6,000 है, इंटू आपने 100 कर दिया और इसका क्रय मूल्य बच्चों कितना है, 40,000। तो आप देखिए 1 0 2 3, 1 2 3 यहाँ से काट दीजिए, 1 0 आप यहाँ से काट दीजिए। अब आप यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो 5 और 3 ऊपर बचा था, 3 इंटू 5 बराबर 15, यानी उसको 15% की हानि हुई, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देने, मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। ये 375.0003 इंटू 1,000 की जगह पर इसको आप लोग पढ़ेंगे 375.003 है। ठीक है ना, 3 जीरो नहीं है, 2 ही जीरो इंटू 1,000। तो आपको पता है जब हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं एक के साथ, तो उस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर लगा लेंगे और उसके बाद देखिए 3 जीरो इसमें बढ़ जाएंगे। तो चूंकि यहाँ डेसिमल 3 के बाद लगा तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो ये संख्या बन जाएगी 3,75,003। तो 3,75,003 42 में देखिए बी में आपको मिल रही, तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मैंने बताया था यहाँ पर 1 जीरो ज़्यादा हो गया। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, 20 तथा 25 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ का मतलब जो दोनों में उपस्थित हो। अब आप देखिए 20 और 25 केवल एक ऐसी संख्या है 5 जो इनको विभक्त करती है। इसके अलावा देखिए बच्चों कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो इसको विभक्त करती हो। चूँकि एक होता है वो तो सभी को विभक्त करता है, तो इसके जो सर्वविभाजक जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएगा 1 और 5। ठीक है, एक तो सभी संख्या, एक से तो सभी कटती हैं और 5 से ये 20 और 25 कट रहे, इसलिए इसके सर्वनिष्ठ गुणनखंड, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी जो सब में हो। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए दशमलव का जोड़ दिया गया 30.08, 30.008, 30.088, 30.888। अब आपको देखिए इसको उत्तर करने की बहुत ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। देखिए 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ, ये 4 जगह है, तो 30 इंटू 4 बराबर आपका हो जाएगा 3 चक्कू 12, यानी। और ये डेसिमल में देखिए एक अंक के बाद एक एक, तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा इसमें एक और, तो यानी 121 दशमलव जो आंसर होगा। जब बड़ा सवाल हो तो आप समझिए, देखिए बहुत बड़ा नहीं आ रहा, ये देखिए 121 यहाँ पर बहुत बड़ा, ये एक भी नहीं हो सकता, यानी इसका ऑप्शन बी होगा। आपको करना क्या है, 30.08 लिख लेना है। अगला 30.008 लिख लेना। अगला 30 दशमलव आपके सामने 0
और 8 लिख लेंगे। अगला देखिए 30.88 लिखेंगे, आप जोड़ेंगे, बिल्कुल यही आपको आंसर मिल जाएगा। केवल डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अच्छा है। एक टोकरी में कई प्रकार के फल निम्न पिक्टोग्राफ में दिखाए गए। फल देखिए कि फल अगर एक बना हुआ है ये आपका वर्ग, तो उसको 10 गिना जाएगा। तो देखिए केला, केला में देखिए इसमें कितने बने, 7 बच्चों बने, 7 को हम 10 से गुणा कर देंगे तो 10 सती 70 फल हो गए। सेब के अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए 8 बने हुए हैं, 8 को आप 10 से गुणा कर दोगे तो ये 80 बन जाएगा। अगर अमरूद की बात करें तो यहाँ पर केवल 4 ही हैं, 4 को 10 से गुणा कर देंगे तो 40 फल की बात किया जा रहा है। पपीते की अगर बात करें देखिए 9 बने हैं, 9 को अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से संतरा के 2 चित्र बने हैं तो उसका 1 का 10 होता, 10 दूनी 20। अगला प्रश्न पूछ रहा है कितने फल 50 से अधिक हैं। तो देखिए एक 50 से बच्चों अधिक ये है, दूसरा 50 से अधिक एक ये है, एक ही। तो कुल मिला के 3 फल ऐसे हैं जो अभी भी दुकानदार के पास 50 से अधिक हैं। तो यहाँ से देखिए 3 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि टी को 45 अंश के कोण पर दक्षिणावर्त दिशा में एक बार घुमाया जाए तो कौन सा चित्र बनाया जाए। तो बच्चों देखिए दक्षिणावर्त क्या होता है, जैसे हमारी घड़ी घूमती है ऐसे, तो ये होता है दक्षिणावर्त। अब आप देखिए टी कैसा है, टी ऐसे आपने रखा, जब इसको दक्षिणावर्त घुमाओगे कितने 45 डिग्री पर, आपने ये देखा, ये देखिए टी रखा है और ये आपका 90 डिग्री है यहाँ पर, ये कितना 90 डिग्री, 45 डिग्री घुमाओगे तो बच्चों टी देखिए इस टाइप से बनता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन डी के अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ से सही नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक घन की कोर मीन्स बच्चों होता है भुजा, 2 सेंटीमीटर है। यदि 2 घनों को सटाकर रखा जाए तो घन का आयतन क्या होता है। तो देखिए अगर आपके पास 2 घन है, मान लीजिए एक घन बच्चों ये है, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। एक घन आपके पास ये है और जब भी आप इसके सटे हुए एक दूसरा घन मान लो, यहाँ से आप रखोगे भी ऐसे और ये ऐसे, आप ऐसे थोड़ा सा समझिएगा तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा ऐसे। तो देखिए नीचे की जो भुजा है आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक घन आप ये 3D में, दूसरा घन ये है। तो घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और ये चूँकि 2D बना हुआ फिगर, तो यहाँ पर देखिए ये भी 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2, ये भी 2। तो इसका मतलब जो इसकी लंबाई बच्चों है केवल वो बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। चौड़ाई तो वही रहेगी, जब हम 2 सटा के रखेंगे तो वो कितनी है 2, और उसकी ऊंचाई भी 2 ही रहेगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम 2 घनों को सटा के रखते हैं तो उसकी लंबाई में केवल फर्क पड़ता है। तो बच्चों लंबाई हो गई 2, चौड़ाई इसकी 2 और ऊंचाई भी हो गई 2, तो लंबाई मैंने 4 होगी, पहले बताया था। तो चूंकि आयतन का जो फार्मूला होता है, अब ये क्या बन गया घनाभ, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई बच्चों और गुणित ऊंचाई, ये आयतन का फार्मूला है। लंबाई 4 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 2 है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 घन सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 32 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनाया जाता है। यदि तार की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। अब आप लोग जानते होंगे, अगर आपने देखा है कि कोई तार है और आप उसे एक आयत बना दोगे तो इसमें 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, एक ये लंबाई, एक ये लंबाई, एक ये चौड़ाई, एक ये चौड़ाई। तो इसका मतलब है दोनों तरफ की लंबाई हमें निकालना, मतलब पहले लंबाई निकाल लें तो दोनों तरफ की लंबाई कितनी होगी बेटा, परिमाप इसका कितना है, और माइनस दोनों तरफ की चौड़ाई, दोनों तरफ की चौड़ाई। तो परिमाप इसका था बच्चों 32 और 2, तो इसकी एक चौड़ाई है 8, तो 2 हो गए, 8 दूनी 16। तो 32 में से आप 16 घटाएंगे तो ये 16 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तरफ की जो लंबाई है 2L, ये हो जाएंगी 16। तो एक इसकी लंबाई 16/2, 2 1 कम 2, 2 ठीक 16। तो ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर निकलेगी। तो इसका मतलब इसकी लंबाई जो होगी वो भी आपकी 8 सेंटीमीटर ही निकलेगी। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है।
एक स्कूल में 30 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 6 बेंच हैं, एक बेंच पर 3 खाने बने हैं, तो कुल कितने खाने बने होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कमरे में आखिर बेंचें हैं कितनी। चूँकि एक स्कूल में टोटल है आपकी 30 कमरे और एक कमरे में रखे हैं 6, तो 6 18, कुल मिला के 180 तो आपकी हो गई क्या बच्चों ये बेंच। और एक बेंच पे कितने बने हैं खाने 3, तो 180 में इसको कर दीजिए 3 से गुणा, तो 18 3 54, तो 540 खाने जो है उस पर बने होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत सरल था, आपने इसे जरूर कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक टॉफ़ी का भार 10 ग्राम है, अनिल के पास कुल टॉफ़ियों का भार 8 किलोग्राम है, तो अनिल के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं। तो टॉफ़ियों की संख्या कैसे निकलेगी, देखिए टॉफ़ियों की संख्या बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा, तो कुल भार कितना है, कुल भार इंटू एक टॉफ़ी का भार, एक टॉफ़ी का भार। तो देखिए चूँकि टॉफ़ी का भार ग्राम में है और कुल भार 8 किलोग्राम में है, तो हम सबको ग्राम में बदल लेंगे। 1 किलोग्राम में बच्चों होता है 1000 ग्राम, और बटे एक टॉफ़ी का आपका भार है 10, 10 से हम काट देंगे तो यह हो जाएगा 8 इंटू 100, और इसे जब गुणा करोगे 100 अट्ठे 800, इसका मतलब 800 टॉफ़ियाँ होंगी जिनका भार 8 किलोग्राम है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला है 87.5 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.8 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है बच्चों, जो आयत होता है उसका जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है बच्चों, अगर इसकी लंबाई देखा जाए 87.5 है और चौड़ाई 0.8 है, जैसे ही आप इसकी गुणा करेंगे 8 पंजे 40 है ना, 40 हासिल आपका 4 और 8 सते 56, और उसमें 4 जोड़ देंगे 60, और 64 में फिर आप 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, और 2 के बाद चूँकि इसमें 1 और 1 2 तो हो जाएगा 70। अब ये 70 वर्ग सेंटीमीटर, तो 70 वर्ग सेंटीमीटर 51 का यहाँ से ए हम चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न आप देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक पंखे को 380 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 140 रुपये की हानि होती है। यदि 180 रुपये लाभ कमाने के लिए पंखे को कितने में बेचना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जाने कि आखिर इसका क्रय मूल्य होगा क्या बच्चों। अब देखिए 380 में जब बेचता हूँ तो मुझे हानि हो रही, कितनी हानि हुई बच्चों, देखिए बहुत सरल है 140, तो अगर ये जुड़ जाता है 140 तो इसका मतलब इसका कास्ट प्राइस निकल आता। इसका मतलब 380 का हम बेच रहा हूँ, 140 का घाटा हो रहा, तो उसमें जोड़ देते तो आ जाएगा 520, यानी 500 अगर ये 20 की चीज़ हमारी खरीदी हुई है, अब हमें इसे लाभ कितना लेना है, इस पर लाभ लेना है 180 रुपये, तो अब कितने की बिकेगी, ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य, इसमें लाभ मैंने जोड़ दिया, तो ये देखिए कितना आ रहा है 5 1 6 700, यानी अगर वो 700 की चीज़ बेची जाएगी तो उस पर 180 रुपये का लाभ आपको मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न आपको एक भिन्न दी गई जिसे आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसको जो हमारी मिश्रित भिन्न है उसको हम सिंपल में बदल लेंगे। तो देखिए 2 1 कम 2 1 3, 3/2 माइनस 1 प्लस 1/2, तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे, सॉरी 2 आएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 कम 2 प्लस 1। अब आप 3 और 1 देखिए हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 2/2, 2/2 यानी ये हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगला है संख्या 814.36 में अंक 3 का स्थानीय मान। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा 814.36 इसका पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, आगे सभी जीरो हो जाएगा, 3 आगे भी जीरो, इसका मतलब इसका मान हो गया 0.3। 3.3 को हम लिख सकते हैं 3/10 अर्थात 3/10। इन इसका मतलब ये हुआ आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा। डेसिमल चैप्टर आप पढ़िए और उन संख्याओं को
पढ़ना भी जरूर सीखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर ने एक झोपड़ी का चित्रण 10:55 पर शुरू किया और 11:05 पर उसे जो है पूरा कर लिया, तो इसको चित्र बनाने में कुल कितना टाइम लगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रश्न जो है आपका गलत छपा हुआ है। तो ये PM की जगह पर ये AM ही है, इसलिए आप लोग यहाँ पर ज़्यादा वो मत करिएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए घंटा और मिनट 11:05 पर ख़त्म हो गया और 10:55 पे शुरू किया था। जब इसको आप घटाओगे तो 1 घंटा यहाँ से उधार लोगे तो यहाँ 10 बचेंगे। 10 में से 10 तो घटा दोगे 0 हो जाएगा। 1 घंटा इसको उधार दिया तो 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। 5 पहले से हो गए 65 और 65 में से 55 घटा लोगे 10। इसका मतलब उस चित्रण को बनाने में उस व्यक्ति को केवल और केवल 10 मिनट का टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है 31/10,000 को दशमलव में कैसे लिखा जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए 31। अब आप इसको हम भाग करेंगे 10,000 से, यानी दशमलव के 4 अंकों के बाद लगा लेंगे तो हो जाएगा 0.0031। यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूँ 57 की, एक कमरे में 24 पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में 312 कुर्सियाँ हैं। कमरे में कुल कितनी कुर्सियाँ हैं? तो इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके साथ दिया गया कमरे में 24 पंक्ति लगी हुई हैं और प्रत्येक पंक्ति में 321 कुर्सियाँ। जब आप इनको गुणा कर लेंगे तो जैसे ही आप इसको गुणा करते हैं तो ये आपका गुणा देखिए आ जाता है 7,488। तो 7,488 यानी ऑप्शन सी की बात कर रहा है। अगला प्रश्न आपसे केवल संख्या पद्धति से है। 24,09,36 कैसे लिखा जाता है? तो देखिए 24 लाख और 1000 तो है नहीं, तो 1000 दोनों जीरो कर दीजिए और 936। अब जो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता हो 24,00,936 यानी ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 500 है, यानी एक पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर ये होता है गुणनफल। अगर मैं बात करूँ पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या पता नहीं और गुणनफल 500 है, तो दूसरी संख्या बराबर 500/20। जीरो काट देंगे, 2 1 कम, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी 25। इसका ये मतलब हुआ कि जो दूसरी संख्या है वो 25 के बराबर होगी। अगला प्रश्न है दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो अगर आप विषम संख्या देखें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इनमें जब भी आप देखेंगे जो विषम संख्या होती है इसमें कोई भी जो है गुणनखंड कॉमन नहीं है, सर्वनिष्ठ नहीं है, तो इसका भी जो महत्तम समापवर्तक होगा 1 ही होगा। इसका मतलब जितनी भी दो लगातार विषम संख्या होती है उसका महत्तम समापवर्त 1 ही बच्चों होता है। आप इनका चाहे तो महत्तम समापवर्तक निकाल के भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के आज का हमारा ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? अगर ये मॉडल पेपर पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।